स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी 360 में। मेरा नाम है विक्रांत सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म क्या होता है और हम देखेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि फेडरलिज्म इंडिया में किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब हम पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बेसिकली दो लेवल्स की बात होती है, एक होता है यूनियन गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों में पावर्स को बांट देना। लेकिन हमारे इंडिया में एक और लेवल है जिसे हम बोलते हैं लोकल लेवल। ठीक है, तो हमारे यहां पावर्स 3 लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो पावर को किसी एक को ना देकर उसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में बांटना, इसको ही हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर देश में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर फेडरल गवर्नमेंट है तो कहीं पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूं। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट जहां पे होती है वहां पर जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहां पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास। और यूनियन गवर्नमेंट बाकी लोगों को पावर से, बाकी जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको पावर देती है। तो इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। देखिए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मान लीजिए किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी किसको? यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को जो डिवाइड किया है वो किसको किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर डिवाइड की है यूनियन गवर्नमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो वहां सिस्टम अलग है। यूनिटरी गवर्नमेंट में मान लीजिए, फिर से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना देता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी यहां पर पावर किसको दी? यूनियन गवर्नमेंट को। और यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स के जो गवर्नमेंट है उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी कि अगर वहां पर स्टेट्स हैं तो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। स्टेट्स की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। यानी यूनियन गवर्नमेंट अगर रहम करके पावर देगी तो इन स्टेट से पावर होगी, अदरवाइज यूनियन गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स रहेंगी। ओके, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो किसके रहम पर हैं? वो यूनियन गवर्नमेंट के रहम पर जी रहे हैं। लेकिन जो फेडरल कंट्री है, यहां पर डाल देता हूं, ये यूनिटरी कंट्री हो गई। ठीक है, और ये आपकी फेडरल कंट्री हो गई। तो फेडरल कंट्री में क्या हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ही पावर्स डिवाइड करी है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भी। और जब हम देख रहे हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर है वो सारी पावर किसको दे दी है? यूनियन गवर्नमेंट को। और यूनियन गवर्नमेंट पावर दे रहा है अलग अलग स्टेट्स को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है अगर कोई यूनिटरी कंट्री है और कोई अगर फेडरल कंट्री है तो। ठीक है, ये सिंपल सा मेरे को आपको समझाना था। फेडरल कंट्री का परफेक्ट एग्जांपल है यूएस और अपने यूनिटरी कंट्री का परफेक्ट एग्जांपल है इंग्लैंड। ओके, तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं। तो फेडरलिज्म का पहला फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जहां पे भी फेडरलिज्म होगा वहां पे 2 या उससे अधिक सरकार होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच लेवल्स हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि आपके देश में, जैसे मैं भारत में रहता हूं, तो मेरे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी राज करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी राज करती है। लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट का अपना अपना अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन है। जैसे अगर मुझे डिफेंस से रिलेटेड कोई काम है या मुझे रेलवे से रिलेटेड कोई काम है तो मैं किससे बात करूंगा? मैं बात करूंगा यूनियन गवर्नमेंट से, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन अगर मुझे स्टेट हाईवे से रिलेटेड कोई काम है तो मैं किससे बात करूंगा? मैं स्टेट गवर्नमेंट से बात करूंगा। ठीक है, तो दोनों ही गवर्नमेंट का अपना अपना ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल है। दोनों का डिसाइडेड है कि दोनों अपने अपने काम देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना अलग काम है और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसका एक अलग काम है। लेकिन जो सिटीजन है, दोनों मतलब दोनों ही गवर्नमेंट सेम सिटीजन के लिए काम कर रही है।
मेरे लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है और मेरे लिए ही स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन दोनों का जुरिस्डिक्शन अलग है, मींस एरिया ऑफ कंट्रोल अलग है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन सी गवर्नमेंट का क्या काम है वो साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई ना हो। क्लियर क्लियर मेंशन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपका ये काम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपको संविधान में कोई बदलाव करना है तो उस बदलाव को करने के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी नहीं चलेगी, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी आपको पूछना पड़ेगा, उनकी अनुमति चाहिए। जैसे आपको संविधान में कोई मेजर चेंज करना है तो उस मेजर चेंज को करने के लिए पहले तो पार्लियामेंट में आपको वो बिल पास करना पड़ेगा, मींस लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद स्टेट असेंबली के पास भी वो बिल जाएगा, और देश में अगर 30 राज्य हैं तो आधे से एक ज्यादा यानी 16 राज्यों में उनकी स्टेट असेंबलीज में वो बिल पास होना चाहिए, तब जाकर आप संविधान में कोई बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, अब जहां पावर है वहां लड़ाई भी होगी, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों के बीच में एम्पायर की तरह काम करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, अदरवाइज तो लड़ पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरे पास ज्यादा पावर रहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी मेरे पास ज्यादा पावर रहे। दोनों में डिस्प्यूट भी हो सकता है किसी भी बात को लेकर, तो दोनों में डिस्प्यूट ज्यादा ना बढ़े या कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हमारे देश में जुडिशरी है, और हमारी जुडिशरी का तो काम ही होता है डिस्प्यूट को सुलझाना या किसी भी डिस्प्यूट पर निर्णय देना। तो इन दोनों के बीच में एक शांति बनी रहे, कोई कलेश पैदा ना हो, उसके लिए एम्पायर की तरह कौन एक्ट करता है? जुडिशरी एक्ट करती है, ताकि कोई समस्या ना आए देश को चलाने में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखो भाई, सीधी सी बात है, यह भी क्लियर लिखा हुआ है कि किस सरकार के पास, यानी किस सरकार के पास कहां से पैसा आएगा, वो भी क्लियर मेंशन कर दिया गया है। क्योंकि पावर की लड़ाई है तो फिर पैसे की भी तो लड़ाई होगी ना, कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा ले लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा ले लिया, यही कलेश चलता रहेगा। तो किसके सोर्सेस क्या है, कौन कहां से पैसा कमाएगा, वो सब क्या है वो भी मेंशन किया हुआ है। भाई जीएसटी का पैसा इतना स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, ये सब मतलब स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी जो फेडरलिज्म है उससे क्या होता है, जो यूनिटी होती है देश की वो बनी हुई रहती है, वो बची हुई रहती है। क्यों? देखो, फेडरलिज्म क्यों लाया गया? ये फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म में क्या हो रहा है, पावर शेयर कर दी गई है। इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग। तो पावर को जब आप बांट दोगे, भाई तू भी खुश रहे, तू भी खुश रहे, सबको पावर दे दिया। हाँ भाई, तमिल बोलने वालों को भी पावर मिल गई, मलयालम बोलने वालों को भी पावर मिल गई, मराठी बोलने वालों को पावर मिल गई, और यहां हिंदी बोलने वालों को भी पावर मिल गई। यानी कि स्टेट्स बन गए, स्टेट्स में इनकी सरकारें होंगी, लोग अपने हिसाब से चला लेंगे। इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है भाई हमारी जो कंट्री है ना, उसकी यूनिटी बनी हुई है। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा है कि भाई अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी इससे जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है फेडरलिज्म से वो भी बनी रहती है। ठीक है, जैसे अगर महाराष्ट्र को स्टेट ना बनाया होता, और महाराष्ट्र छोड़ो जितने भी स्टेट हैं उनको स्टेट ना बनाया होता, वो पूरे देश पर सेंट्रल गवर्नमेंट राज कर रही होती। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो एक अस्मिता है, ठीक है, महाराष्ट्र की एक अपनी डाइवर्सिटी है, वो उस तरीके से दिखा नहीं पाते वहां के लोग। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को यह लगता कि यार हमारे पास पावर ही नहीं है हम पे रूल करने की। इसीलिए ये स्टेट्स बनाए गए हैं कि भाई तमिल लोग अपने ऊपर अपना रूल करें, मराठी लोग अपना रूल करें, मलयालम बोलने वाले अपना रूल करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फेडरलिज्म इन चीजों को भी इंश्योर करता है, यानी देश की जो अखंडता है उसको भी बनाए रखता है, यूनिटी बनाए रखता है देश के लोगों में, और रीजनल डाइवर्सिटी भी प्रमोट होती है। भाई अलग अलग स्टेट्स अपने आप को प्रमोट करेंगे, देखो हमारी ये डाइवर्सिटी है, हमारा ये डांस फेमस है, या हमारे यहाँ पर ये खाना फेमस है, ये सारी चीजें भी फेडरलिज्म की वजह से होती हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, तो अब हमें दो टाइप पढ़ने फेडरेशन के। एक टाइप होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक देश बनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंडिपेंडेंट देश का मतलब क्या है? लाइक जैसे यूएस में हुआ कि जितने भी स्टेट्स थे वो अलग अलग हुआ करते थे, वो सब एक साथ आए और एक देश बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और वो सारे स्टेट्स क्या थे? इंडिपेंडेंट थे एक टाइम पर। तो ये क्या था? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ऐसे फेडरेशन में क्या होता है? ऐसे फेडरल सिस्टम में ये होता है बेटा कि जो देश है, यानी पूरा देश और स्टेट्स, यानी देश की सरकार और स्टेट की सरकार, दोनों के बीच में इक्वल पावर्स डिवाइड होती हैं। ठीक है, जनरली यही होता है कि दोनों के बीच में जो पावर्स हैं वो इक्वल डिवाइड होंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, जैसे यूएस में तो अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इस लेवल तक पावर्स डिवाइड होती हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको बता ही दिया, यूएस, और दूसरा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, एक आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? तो इसका एग्जांपल है इंडिया। देखो, इंडिया जब आजाद हुआ था ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पर राजा राज करते थे। ठीक है, और वो सब चाहते थे इंडिपेंडेंस, नहीं नहीं हम तो अलग भागेंगे, हम अलग भागेंगे। तो इनको पकड़ पकड़ के लाया गया, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ। ठीक है, या कोई अलग भाषा बोलने वाले स्टेट्स हैं, उनकी एक अलग अपनी डिमांड थी कि नहीं 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 हमें तो अलग चाहिए, हमें अलग पावर चाहिए, हमें ये चाहिए, वो डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। तो इनको होल्ड करना बड़ा कठिन था, तो इनको पावर्स दी गई हैं। हो सकता है इंडिया भी एक यूनिटरी कंट्री होता, बट यूनिटरी कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने स्टेट्स को होल्ड करना था। ठीक है, क्यों करना था? क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। तो इसमें क्या किया गया कि भाई संविधान जब बनाया गया तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स को बराबर पावर नहीं दी गई, पावर्स दी गई। यानी स्टेट्स बनाए गए, हम आपको ये पावर दे रहे हैं कि आप ये काम कर लीजिए, आप ये वाला काम भी कर लीजिए, ऐसा किया गया। ठीक है, लेकिन इक्वल पावर नहीं दी गई। और बड़ा भाई किसको रखा गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? उनके ऊपर कानून बनाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है जिसमें सब्जेक्ट जो दिए गए हैं उन पे कानून दोनों मिलकर बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर। ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे तो यूनियन लिस्ट जो है ना उसमें ज्यादा सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और स्टेट लिस्ट जो है उसमें कम सब्जेक्ट लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि पावर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ज्यादा दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है ताकि वो होल्ड रहे, साथ जुड़े रहे। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहां पर पावर्स इक्वल डिवाइड नहीं होती, अनइक्वल डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन है? इसका एग्जांपल है इंडिया, और आई थिंक इसका एग्जांपल स्पेन भी है। तो अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। वो क्या चीज है जिससे इंडिया एक फेडरल कंट्री बनता है? तो देखिए, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है साहब कि हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी इंडिया में है जिसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो जब संविधान पहली बार बना था तो उस टाइम पे हमारे यहां लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, बट बाद में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में जोड़ दिया गया। तो आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत अब ये भी हुए हैं। अब म्यूनिसिपैलिटी के लिए चुनाव भी होते हैं, मेयर होता है, जहां पे आप अपने लोकल जो मुद्दे होते हैं, जैसे आपकी कॉलोनी की कोई सड़क नहीं बन रही है तो भाई उसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट या डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रीच नहीं करोगे ना, आप लोकल गवर्नमेंट को रीच करोगे। तो ये छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं ना उनको सुलझाने के लिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी लाया गया जिसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि इंडिया एक ट्रूली फेडरल कंट्री है। ठीक है, ये तीनों दिए गए हैं। तो इसके अलावा तीन लिस्ट दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके मैंने आपको अभी बताया था, इसके बारे में फिर से समझा देता हूं। तो ये तीन लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट के अंदर अपने सब्जेक्ट दिए गए हैं कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट में कुछ अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, और जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कुछ अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। और उन सब्जेक्ट पर कौन काम करेगा ये हमारे भारत के संविधान में क्लियरली मेंशन है कि भाई इन सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, ये सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और इन सब्जेक्ट पर आपकी दोनों सरकारें मिलकर, ठीक है, म्यूचुअली आराम से बैठकर कानून बनाएंगे कि भाई इस पे ये कानून बनना चाहिए। तो ये तीन लिस्ट दी ही इसीलिए गई हैं ताकि सबको अपने अपने अधिकार क्षेत्र पता हो
कि भाई इन इन जगहों पर हमें काम करना है और इन इन जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है और इस जगह पर दोनों को मिलकर काम करना है। ठीक है, अब उन 3 लिस्ट में जो एक लिस्ट मैंने आपको नहीं बताई वो है रेजिडरी लिस्ट। रेजिडरी लिस्ट क्या है? वो लिस्ट इसलिए बनाई गई थी, जैसे आप सोचिए जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं थी दुनिया में, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या साइबर क्राइम। साइबर क्राइम अच्छा एग्जांपल है कि साइबर क्राइम उस टाइम पे नहीं था, लेकिन जब दुनिया में इंटरनेट आया तो क्या हुआ, साइबर क्राइम भी आया। अब उससे रिलेटेड कानून भी बनाने पड़ेंगे। अब हमारे संविधान बनाने वालों को तो उस टाइम पर नहीं पता था, तो कोई भी नया सब्जेक्ट होगा जिसपे कानून बनाना है, ठीक है, यानी कोई नई समस्या आई है दुनिया में, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो वो सब्जेक्ट कौन से लिस्ट में जाएगा, वो रेजिडरी लिस्ट में जाएगा। और उस पे कानून कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको 3 लिस्ट बोली थी, अब समझ जाइए कि लिस्ट 3 नहीं 4 है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और आपको इन लिस्ट से ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा पावर ज्यादा दी गई है। क्यों दी गई है, इसकी एक रीजन है इसके पीछे। ठीक है, वो रीजन क्या है कि हमारे देश में ना जो अलग अलग स्टेट्स थे उनमें अलग होने की टेंडेंसी थी, सबको अलग होना है, हमें इधर भागना है, हमें उधर भागना है, हमें इंडिपेंडेंट कर दो। कश्मीर का अलग था कि हमें इंडिपेंडेंट कर दो, या साउथ के किसी स्टेट को लगता था कि हमें इंडिपेंडेंट कर दो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को लग रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट कर दो। ये थोड़ा सा समस्या थी इंडिया के साथ। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे अलग करना देश को, या देश से उस राज्य को अलग करना, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट के मुकाबले ज्यादा सब्जेक्ट है। ठीक है, तब आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में यूनियन के कंपेरिजन में कम सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं सब्जेक्ट पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं और दोनों में बात नहीं बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में, तो किसकी चलेगी, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। ठीक है, और रेजिडरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे कानून कौन बनाएगा, उस पे भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो ले देकर स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है। ठीक है, पावर बहुत ज्यादा किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है। इसीलिए मैंने बोला इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि इनको होल्ड करके रखा गया है। पावर दे दी गई है स्टेट्स को, हाँ चलो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम पावर रखो। ठीक है, थोड़ा सा तुम भी कानून बना ले, तुम भी मजे करो, तुम भी थोड़ा पावर का मजा लो। बट एक्चुअल में जो पावर है ना वो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ओके, बट इसका आपके एग्जाम वगैरह से कोई लिंक नहीं है। आपको ये याद रखना है कि हमारे 3 लिस्ट हैं और पावर डिवाइडेड है, तो पावर डिवाइडेड है इसलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ओके, तो क्या इंडिया में सभी स्टेट्स के पास पावर बराबर है? ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इनको जो पावर्स मिलती है ना वो आर्टिकल नंबर 371 से मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और उसके तहत क्या है कि सब उनको अपनी कल्चर को बचाने का अधिकार है। ठीक है, और हम लोग यानी वहां से बाहर के जो लोग हैं वो वहां पे लैंड नहीं परचेज कर सकते, घर नहीं परचेज कर सकते। ऐसा क्यों किया गया, उनको स्पेशल प्रोविजन क्यों दिया गया है? उनको ये स्पेशल प्रोविजन इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपनी रीजनल आइडेंटिटी को बचा सकें। ठीक है, अपनी कल्चर को बचा सकें, इस वजह से। क्योंकि बाहर के लोग अगर वहां आ गए और वहां पे लैंड परचेज करने लगे, ठीक है, या यूपी बिहार के लोग मान लो आप पहुंच गए, तो उनकी जो आइडेंटिटी है उसका क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, और उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए असम, अरुणाचल, नागालैंड, इन जगहों के ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनकी कल्चर को सेव करने के लिए उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, और ये स्पेशल पावर है। और इससे हमें समझ में आता है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के पास भी इक्वल पावर नहीं है, थोड़ा कुछ को स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेशल पावर दी गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यस, बिल्कुल है। कैसी फेडरल कंट्री है? इट्स अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और अमेरिका इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो इंडिया फेडरल कंट्री तो है, बिल्कुल सही बात है। कई बार हमें इंडिया फेडरल कंट्री भी लगेगा और कई बार हमें इंडिया एक यूनिटरी कंट्री भी लगेगा। जब हम देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर है तो हमें लगता है कि इंडिया एक यूनिटरी कंट्री है। बट हम देखते हैं कि इंडिया में स्टेट्स भी हैं, स्टेट्स के पास अपनी पावर्स भी हैं और कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स भी हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं। और वही हम देख रहे हैं, मेरा टॉपिक भी आपको बताया कि इंडिया टॉपिक क्या है हमारा, कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो वही अभी समझ रहे थे, उसी के मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था। तो असम का, अरुणाचल का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई उनको स्पेशल पावर भी तो दी गई है,
तो उनके पास ज्यादा पावर है, ठीक है, विच मीन्स इंडिया एक फेडरल कंट्री के जैसा ही है, या इंडिया एक फेडरल कंट्री ही है। प्लस मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई चेंज करना है तो क्या वो चेंज अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती भाई। वो चेंज लाने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके देश में जो राज्य हैं उन राज्यों में, मतलब उन टोटल राज्यों के आधे से एक ज्यादा राज्य में क्या होना चाहिए, आपको वो बिल पास कराना पड़ेगा जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब वो बिल पास हो जाएगा तब जाकर आप संविधान में एक बदलाव कर पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि भाई इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और इंडिया एक फेडरल कंट्री है इसीलिए इतने वर्षों से हमारा देश बहुत अच्छे से चल रहा है। याद रखिएगा, जितने भी फेडरल कंट्री होते हैं ना वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एक डाइवर्स कंट्री हमेशा फेडरल कंट्री ही होना चाहिए, यानी जिस देश में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वो कंट्री हमेशा एक फेडरल कंट्री ही होना चाहिए, और वहां पर पावर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक था। इस चैप्टर में अभी कुछ टॉपिक और बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और तब ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे कि सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू।